Please subscribe our channel Hawkbot and press the bell icon. दोस्तों नमस्कार। इमारत कितनी भी ऊंची बना लीजिए वो रहेगी आसमान के नीचे ही। और सत्ता का बहुमत या सत्ता की ताकत कितना भी बढ़ा लीजिए उसे काम संविधान के नीचे ही करना होगा। और जब जब संविधान को दरकिनार कर सत्ता अपनी बहुमत की ताकत के आश्रय अपनी परिभाषा में संविधान को हाँकना चाहती है, तब तब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई सरकारों को इससे पहले कटघरे में खड़ा किया है। और मौजूदा वक्त की नजाकत को समझिए। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण केस या सबसे महत्वपूर्ण राजनीति संसद के भीतर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला देना शुरू किया जो उसे फैसला देना ही है, और एक के बाद एक सरकार ने जो कदम जिस तरीके से उठाए, अगर उस पर सवालिया निशान लग गया तो फिर यकीन जानिए 2024 की जो बिसात दिल्ली से बिछ रही है वह एक झटके में पलट जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसलों पर क्या 2024 की समूची राजनीति आकर टिक गई है, या फिर 2024 के लिए जो बिसात राहुल गांधी को लेकर दिल्ली में मोदी सत्ता ने बिछाई, जिस बिसात के आश्रय महाराष्ट्र के भीतर पहले शिवसेना टूटी और अब एनसीपी टूटी है, और दिल्ली की सत्ता जानती है कि दिल्ली पर काबिज रहना है तो बिहार और महाराष्ट्र के गठबंधन को बने हुए नहीं रहने देना है। तो महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बावजूद इसके मामला अब अदालत के सामने खड़ा है। और अदालत का फैसला सिर्फ सत्ता को कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। अगर वो फैसला मोदी सत्ता के खिलाफ जाता है या जो कुछ हुआ है अगर उसे गलत या उसे खारिज करता है तो इस देश के भीतर में चुनाव आयोग को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट के जो फैसले राहुल गांधी को लेकर आए, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के हक में फैसला देता है तो एक झटके में न्यायपालिका के जरिए राजनीति को प्रभावित करना, और जो फैसले होते चले आ रहे थे और पहली बार यह देश सुन रहा था मानहानि को लेकर, शायद यह भी इस देश की सियासत के हाथों क्या न्यायपालिका के छोटे छोटे हिस्से खिलौने तो नहीं बन गए हैं, ये सवाल उठने लगेंगे। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा वक्त में मौजूदगी मोदी सत्ता के सामने गले की फांस की तरह खड़ी हो चली है। इसीलिए इमारत कितनी भी ऊंची हो वो आसमान के ऊपर जा नहीं सकती है। और शायद इसीलिए 3 फैसलों का जिक्र आज जरूरी है। एक की सुनवाई तो 31 जुलाई को होनी है, जिसमें चुनाव आयोग ने जिस हड़बड़ाहट के साथ या जिस तेजी के साथ फैसला ये कहकर दे दिया कि शिंदे गुट जो शिवसेना से निकला है उसको मान्यता दी जाती है, उसको सिंबल दिया जाता है। शायद राजनीतिक इतिहास में किसी भी राज्य के भीतर किसी भी छत्रप की राजनीति इस तरीके से नहीं टूटी होगी जैसे उद्धव ठाकरे की टूटी हो। और वहां से निकलकर एकनाथ शिंदे के साथ कोई दूसरा नहीं दिल्ली की सत्ता खड़ी थी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई। और फिर चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया उसने इंतजार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर क्या फैसला दे रहा है। और शायद सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में जा रहा है वो सरकार के लिए मुश्किल सवाल खड़े करने की स्थिति आ चुकी है। क्योंकि एक एक दस्तावेज को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो कुछ पुराने दस्तावेजों को देखिए। शुरुआत में उद्धव ठाकरे, शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। जो राज्यपाल की भूमिका थी वो असंवैधानिक थी जिस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार बनाई गई। जो शिवसेना को तोड़ा गया वह पूरे तरीके से गलत था। यानी अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा अपने मन के मुताबिक उस समय नैतिक बल के आधार पर नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देता। इसका जिक्र भी फैसले में हो चुका है। और जो शिंदे ने जिस तरीके से गठबंधन किया और जिस प्रक्रिया को जिया उसमें स्पीकर की भूमिका भी शायद संदेह की स्थिति में लाकर खड़ा करती है। अब यहां पर पहला केस इस मामले को लेकर अटका है। क्या चुनाव आयोग ने
मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में बैठी है उसके अनुकूल खड़े होकर शिंदे गुट को मान्यता दी और शिवसेना का जो चुनावी सिंबल है उसे सौंप दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों के अक्स तले अब अगर नई परिस्थिति में फैसला देता है, जबकि वह अब इस जानकारी में जा चुका है कि स्पीकर को भी 17-18 तक अपने फैसले को सुनाना है, जिसमें जो लोग शिंदे गुट के छोड़ के आए थे उनको अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। यह एक पहली स्थिति है महाराष्ट्र को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आकर पूरी शिवसेना टिक गई है। कमोवेश यही राजनीति शरद पवार को लेकर बढ़ रही है, क्योंकि शरद पवार के साथ भी उनके अपने भतीजे कहें, उनके अपने नेता कहें, उनके सबसे कद्दावर नेता कहें जो शरद पवार के बाद आते हैं, उनकी पूरी पहल जिस रूप में हुई है वो बिल्कुल एकनाथ शिंदे के तर्ज पर हुई है। और क्या उस वक्त जो भूमिका बीजेपी की थी, उस वक्त जो भूमिका देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह की थी, वही भूमिका क्या शरद पवार और एनसीपी को लेकर अगर हुई है? और अगर इससे पहले शिवसेना का फैसला आ जाता है तो उसी रास्ते सुप्रीम कोर्ट शरद पवार और एनसीपी को लेकर भी फैसला देगा। दिल्ली की सत्ता की सांसें फूली हुई हैं। ये दो परिस्थिति महाराष्ट्र की समूची राजनीति को एक झटके में ना सिर्फ बदल देंगे, बल्कि समझने की जरूरत अब यह भी है कि 2024 का जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर बिहार का गठबंधन और महाराष्ट्र का गठबंधन बीजेपी के अनुकूल नहीं होता है तो आप कल्पना कीजिए कि 80 सीटें सिर्फ इन दो राज्यों से बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिली। 41 सीटें जीती थी बीजेपी शिवसेना ने 48 में से 2019 में, और 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीट जीती थी बीजेपी और उसके सहयोगी उस वक्त जेडीयू और रामविलास पासवान हुआ करते थे, एलजेपी। मौजूदा वक्त में सारे गठबंधन डगमग हो गए, एक झटके में सहयोगी बाहर निकल गए। तो क्या उसे ताड़ने के लिए यह पूरा खेल महाराष्ट्र में खेला गया? और बिहार में खेलने की दिशा में कदम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बार बार सरकार हिचक रही है कि अगर सामने वाला साथ खड़ा नहीं हुआ उस वक्त में कैसे राजनीति को साधी जाए, और अगर नहीं ही खड़ा होता है तब क्या होगा। यह दो राज्यों की परिस्थिति है, लेकिन इसके साथ एक तीसरा फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के ही दरबार में वो जाना है, और उनके दरबार में जब चीजें आएंगी और जब कांग्रेस अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है, जिस मानहानि का मामला सूरत की निचली अदालत से शुरू हुआ और हाई कोर्ट जो गुजरात की है उसने मोहर लगा दी, उसके बाद सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बचता है। और अगर अदालतों के अपने न्याय और उनके अपने फैसलों के दायरे में खड़े होकर इस मानहानि के मुकदमे को आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको हैरत हो जाएगी, ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट क्या इस पहली बार की परिस्थिति के साथ खड़ा हो जाएगा? और राजनीतिक तौर पर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर जनता के भीतर यह सवाल भी आ गया है कि वह इधर उधर पुरानी स्थिति थी जब जिस वक्त राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए थे चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर कुछ फैसलों को परखना शुरू करें तो आपके जहन में यह जाहिर तौर पर सवाल होगा कि कैसे राज्यपाल असंवैधानिक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, खुले तौर पर कहा कि उन्होंने असंवैधानिक काम किया है संवैधानिक पद पर बैठकर। अडानी कांड के वक्त भी जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। कई मामलों की एक बड़ी फहरिस्त है जहां जहां राजनीति प्रभावित होती है, सुप्रीम कोर्ट एक झटके में संविधान की उस किताब को खोलकर सत्ता को यह पाठ पढ़ाना चाहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के साथ खड़ा हो जाए। बकायदा संविधान जो कहता है, और उसका ताजा मिसाल आज की ही है जब अभिषेक बनर्जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को झटका दे दिया, या कहें उस फैसले के जरिए अभिषेक बनर्जी को झटका लग गया जहां वो सोच रहे थे कि उनके खिलाफ जो मामले हैं शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे। वो भर्ती का मामला है, वो खनन का मामला है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे थे अध्यादेश को लेकर फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट उनके हक में दे दे। उन्होंने कहा अध्यादेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हां, इसके आगे की सुनवाई करेंगे जिन बातों का जिक्र हो रहा है कि कितनी ताकत दिल्ली की सत्ता के पास रहनी चाहिए।
शायद ये परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट को एट पार ले जाती है। जो काम इस देश की चुनी हुई राजनीतिक सत्ता से लोग सोचते हैं कि वह निष्पक्ष होकर काम तो करे, लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या महाराष्ट्र में खेल किया गया और अब संवैधानिक परिस्थिति में नई परिस्थिति सत्ता के खिलाफ जा रही है? ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर जिक्र हमने चुनाव आयोग का किया है। चुनाव आयोग भी एक झटके में कटघरे में खड़ा हो जाएगा। चुनाव आयोग की इमारत भी बादलों के पार नहीं जा सकती है, वह आसमान को पार नहीं कर सकती। और संसद की इमारत के भीतर बहुमत का जाप करते हुए कि जनता ने हमें 5 बरस के लिए चुना है तो हम जो मन चाहे सो कर सकते हैं, यह स्थिति भी नहीं आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करते हुए अगर इन 3 मामलों में दिल्ली में मौजूदा मोदी सत्ता के खिलाफ के फैसले अगर आते हैं तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 2024 की बिसात, सवाल पहली बार यह भी होगा कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस का, वह भी स्वायत्त संस्थाओं का, वह भी इलेक्शन कमीशन तरीके संस्था का उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है क्या? कई फैसले एक पूरी कतार में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हुए हैं और उस दृष्टि से अगर देखिए तो चाहे राजनीतिक तौर पर जमानत का मसला मनीष सिसोदिया का ही क्यों ना हो कि उनकी पत्नी इस वक्त अस्पताल में है, जमानत दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि हम 14 तारीख को सुनवाई करेंगे। इसी प्रक्रिया के भीतर में सत्येंद्र जैन की, जो दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं, उनको भी जमानत दे दी कि नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जमानत दे दीजिए। धारा 370 को लेकर भी बाकायदा 4 सदस्यीय बेंच बना दी गई है। उस 4 सदस्यीय बेंच की सुनवाई भी शुरू होने वाली है। अब उसमें बड़ा फैसला यह है कि 23 लोगों ने अलग अलग पिटीशन डाली है धारा 370 को लेकर भी। तो धारा 370 भी इस सरकार के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि उनका यह घोषित ऐलान था धारा 370 अयोध्या और कॉमन सिविल कोड। अगर इस प्रक्रिया के भीतर परखेंगे तो सरकार और सत्ता अपने एजेंडे पर बहुत क्लियर है, उसको बेहद साफ समझ है उसे क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या बहुमत के आसरे आसमान पर छाए बादलों के ऊपर भी निर्णय दिए जा सकते हैं? जब इमारत खड़ी नहीं हो सकती है तो इसी स्थिति में संविधान के दायरे में आपको काम करना होगा और व्याख्या उसी की होने वाली है। शायद इसीलिए मणिपुर का सवाल भी जब आया तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, मणिपुर में हम कानून व्यवस्था नहीं संभालेंगे, वहाँ की सरकार को संभालना है। लेकिन बावजूद इसके जो मणिपुर ट्राइबल फोरम है, जो कुकी जनजाति के प्रोटेक्शन का जिक्र कर रहा है, जो हिल एरियाज कमेटी है, जो मैतेई आदिवासियों को जो दर्जा दिया गया है, मैतेई समुदाय को, उसको खिलाफ जा रही है, उसको लेकर और वहाँ पर जो इंटरनेट चालू किया जाए, जो हाईकोर्ट कह रहा है, ये सारे मामलों की सुनवाई होगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, और ये सवाल कहीं बड़ा है, कि इस दौर के भीतर में जिस राजनीति को सत्ता साधना चाहती है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वह पूरी राजनीति आकर अटक गई है? 3 सवाल शायद सबसे बड़े हैं और इसको समझने के लिए यहां पर राजनीति और संविधान दोनों को मिलाकर परखने की कोशिश कीजिए। संविधान की शपथ लेकर ही कोई भी राजनीतिक सत्ता अपना काम शुरू करती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में चुनी हुई सरकारों को भी जिस लिहाज से डिगाया गया, और वो जब चुनी हुई सरकारों को तोड़ने की परिस्थिति में महाराष्ट्र का जो राजनीतिक प्रयोग है, वह परिस्थिति पहली बार इस देश में मौजूदा मोदी सत्ता के उस राजनीतिक प्रयोग के संवैधानिक फैसले पर जाकर टिक गई है कि सरकार जो करती है वो सही है या नहीं है। और शायद अगर ये सही नहीं है तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के भीतर और आरएसएस के भीतर अपनी गवर्नेंस और अपनी राजनीति और चुनाव जीतना और राज्यों पर सत्ता बनाने का जो पूरा फार्मूला रखा है, वो एक झटके में धराशायी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति इससे पहले देश में कहीं नहीं थी। तो राजनीतिक तौर पर जो प्लानिंग दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी या उनके चाणक्य अमित शाह करते हैं, शायद वो पूरी राजनीति धराशायी हो जाए एक झटके में इन 3 फैसलों के आसरे। दूसरी परिस्थिति संविधान के हिसाब से जरा समझने की जरूरत है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करके कोई राजनीतिक सत्ता राजनीति भी करे और संवैधानिक संस्थानों को प्रभावित भी करे,
और अगर सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक आने वाले फैसले सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ होंगे, तो फिर अगला सवाल सबसे बड़ा यही उठेगा कि सरकार की गवर्नेंस और उसकी पॉलिसी और उन पॉलिसी पर चलते हुए तमाम संस्थानों की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो गलत है। और इन दो परिस्थिति के साथ भारत की राजनीति उस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी जहां इस देश के भीतर लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या मौजूदा सरकार ने इस दौर में कानून के राज को खत्म कर दिया, संविधान की परिभाषा को दरकिनार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का कोई खौफ नहीं रहा, निर्णय दर निर्णय जनता जिसे चुनती है उसको भी खारिज करने की परिस्थिति में सत्ता अपनी ताकत के साथ आकर खड़ी हो गई। जाहिर है इसमें जिक्र ईडी का भी होगा, सीबीआई का भी होगा, क्योंकि यह मामले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। तो क्या एक ऐसी परिभाषा का दायरा पहली बार सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है जहां राजनीतिक तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता कटघरे में खड़ा ना हो, बल्कि उसकी पूरी राजनीतिक प्रक्रिया ही गैर संवैधानिक नजर आए? क्योंकि इससे पहले आपने किसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि राज्यपाल संवैधानिक पद है और राज्यपाल की पूरी कार्रवाई गैर संवैधानिक है। ऐसा किसने कहा? स्पीकर की खामोशी या स्पीकर का काम ना करना और विधानसभा पर राज्यपाल हावी हो जाना, ऐसी परिस्थिति इससे पहले कहां आई थी? तो एक क्षण के लिए 2024 की एक बिसात हम आपके सामने रखते हैं जिससे चीजें और साफ हो जाएगी और शायद आसमान के इस घने काले बादल से कहीं गहरा अंधेरा सरकार के भीतर इसलिए समाने लगा है क्योंकि जिक्र संविधान का हो रहा है, जिक्र संविधान की परिभाषा का हो रहा है, जिक्र सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है। राजनीतिक तौर पर इस वक्त मोदी सत्ता अपने चरम पर है। बहुमत के लिहाज से 303 सीटें उसके पास है। कांग्रेस अपने सबसे न्यूनतम परिस्थिति में है जहां उसके पास सिर्फ 52 सीटें हैं। विपक्ष इतना बिखरा हुआ है या इतना डरा हुआ है, इतना खौफजदा है कि उसकी राजनीति ईडी की प्रक्रिया या सरकारी जांच एजेंसियों की प्रक्रिया या सरकार की उस चेतावनी और सरकार की उस धमकी के बीच जाकर डोलने लगी है जहां पर लगता ही नहीं है कि इस देश के चुने हुए नुमाइंदे जनता के लिए नहीं बल्कि सरकार के साथ खड़े हो या ना हो, ऐसी परिस्थिति में राजनीति साधी जा रही है। तो क्या राज्यवार अगर परिस्थिति को देखना शुरू किया जाए तो जाहिर तौर पर जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता सबसे चरम पर है वहां पर अगर उसने सीटें विधानसभा में ही गंवानी शुरू कर दी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और बिहार और महाराष्ट्र का हमने आपसे जिक्र कर दिया है, अगर इस परिस्थिति में एक झटके में भारत की राजनीति अगर संविधान को देखने लगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही 2024 का आधार बना ले, जो फैसले आने वाले हैं, जिस पर फैसला होने वाला है, और इंडिकेशंस बहुत साफ मिलने लगे हैं कि दरअसल सरकार के द्वारा ली गई कार्रवाई, पहल, और जो तरीके से सरकार पहल करती है खुद नहीं करती है, अपनी पूरी पहल को कानूनी जामा पहनाती है, चाहे वो निचली अदालत के जज के जरिए हो या उसके बाद चीज़ें या वहाँ के एक विधायक के जरिए मानहानि का मुकदमा ठोकना हो, उस मानहानि के मुकदमे में 4 साल तक कोई पहल ना हो, फिर एक झटके में पहल शुरू हो जाए। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि इस देश में हर चीज़ राजनीति से हाँकी जा रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के सिलसिले में पहली बार संविधान की व्याख्या करते हुए उस राजनीति पर नकेल कसने की दिशा में बढ़ सकता है जहां पर भारत की राजनीति बीते 9 बरस से जिन रास्तों से चलते हुए अपनी ताकत का एहसास लगातार करा रही है, उसमें महसूस हर किसी को यह क्यों होने लगा कि संविधान कहां पर है, संविधान में दायर या संविधान में दर्ज शब्द जो हैं वह लोगों को मौलिक अधिकार तक ना दिला पा रहे हों। क्या ऐसे सवाल इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हैं? तो आइए 4-5 मामलों को सुनिए। मणिपुर को लेकर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, इंतजार हर किसी को है।
मनीष सिसोदिया की जमानत 14 तारीख को होगी, उस पर क्या फैसला लेता है इस पर सबकी नज़र है। दिल्ली सरकार ने जो ऑर्डिनेंस को लेकर कुछ हिसाब से जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके खिलाफ जो पावर का जिक्र किया है उस पर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, इस पर सभी की नज़र है। आर्टिकल 370 पर जो 4 जजों की बेंच बना दी गई है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ खुद हैं, जस्टिस एस के कौल हैं, जस्टिस संजीव खन्ना हैं, जस्टिस बी आर गवई हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं। 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपने तौर पर क्या बताता है इस पर भी सबकी नज़र है। और पंजाब सरकार ने बड़े छोटा मसला उठाया है, लेकिन मसला कई लिहाज से बड़ा है। पंजाब सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहते हुए कि जो मार्केट फीस और जो रूरल डेवलपमेंट फीस होती है, जो 2021 से रूरल डेवलपमेंट फीस रोकी गई है तकरीबन 3,671 करोड़ की है, और जो मार्केट फीस है वो 2022 से रोकी गई है 2,400 करोड़ है, इसको दिया जाए। और उन्होंने उसमें तमाम संवैधानिक परिस्थिति, फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र किया है, जिसका जिक्र गाहे बगाहे जीएसटी के भुगतान को लेकर जिक्र हो या तमाम परिस्थिति में राज्यवार ये बात उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट फेडरल स्ट्रक्चर के तहत, सुप्रीम कोर्ट चुनी हुई सरकारों की परिस्थिति के तहत, सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य में राज्यपाल की भूमिका को लेकर, सुप्रीम कोर्ट मौजूदा दिल्ली में केंद्रीय सत्ता की भूमिका को लेकर और राज्य में किसी सत्ता के डिगने को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट इस दौर में मानहानि को लेकर और ख़ास तौर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने को लेकर, जहां वो चुने गए सांसद थे और उनकी चुनावी संस्था इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि 2 साल की सजा हो गई। अगर एक झटके में चीजें पलटती हैं तो ना तो देश में राहुल गांधी को आप चुनाव लड़ने से रोक पाएंगे, ना महाराष्ट्र के भीतर गठबंधन को तोड़ पाएंगे, और ना ही 2024 की बिस्ती बिसात में उन मुद्दों का साथ ले पाएंगे जहां इस बात का जिक्र खुले तौर पर मोदी सरकार कहने से नहीं चूकती है कि देखिए 5 साल के लिए हमें जनता ने चुना है तो हम कर सकते हैं जो भी काम, यह भी कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और पहली बार, क्योंकि नज़दीक आ रहे हैं 2024 के चुनाव और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा कर गए तो फिर यकीन जानिए यही मुद्दा देश के सामने सबसे बड़ा होगा, और कितना भी बड़ा हो वो संविधान के नीचे होगा। इसीलिए सत्ता को ऐसी इमारत खड़ी करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए जो आसमान के ऊपर चली जाए, ये असंभव है, नामुमकिन है। ठीक वैसे ही जैसे संविधान के सामने दंडवत होकर संविधान में लिखे शब्दों को ही दरकिनार कर राजनीति साधी जाए। परीक्षा इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।